नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में जिस संग्राम की तैयारी चल रही थी उस संग्राम का औपचारिक ऐलान हो गया है। बात हम कर रहे हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ बिहार में आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब यहां से जो प्रक्रिया है चुनाव की, औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा कुछ अभी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि तारीखें वगैरह जो भी हैं वो हम लगातार आपको ग्राफिक्स में दिखाएंगे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, ये 3 तारीख है। 3 चरणों में मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी और 10 नवंबर को साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसे जनादेश देने का फैसला किया है। प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, मुख्यमंत्री ने क्या कहा या बाकी दलों के नेताओं ने क्या कहा है वो एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. की जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्स है, जो 2005 से हम लोगों को मौका दिया है और हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे। 15 वर्षों से बिहार की सेवा करने के लिए एनडीए गठबंधन को जो बिहार की जनता ने अपना प्यार, सम्मान और आदेश दिया है, वापस से उसको दोहराया जाएगा। और ये पहले लालू जी के, राबड़ी जी के 15 साल और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के 15 साल, उसके बीच का चुनाव है। चुनाव यूं औपचारिकता है, वस्तुतः ये नीतीश कुमार जी का एक बार फिर सिलेक्शन। जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम। बिहार की जनता जेडीयू और भाजपा से उब चुकी है, उसके कुशासन से तंग आ गई है। वो मुक्ति चाहती है और मुक्ति की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। और चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ हैं। एलजेपी की तरफ से पार्टी के नेता राजेश वर्मा हमारे साथ हैं। एनडीए की तरफ से ये 3 हैं और विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के विधायक शक्ति यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। शमशी साहब, जरा बताइए, चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है और तारीखों का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो गौर करने वाली, चूंकि दावों का दौर भी शुरू हो गया। सब दावे अपने अपने कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो हमने एक अंदाजा लगाया है और जनता का मूड जो हमने भांपा है उससे पता चल रहा है कि इस बार फिर से जनता हम पर भरोसा करेगी। इसमें कहीं दो राय नहीं है और तारीख गवाह है कि जो पिछले 15 सालों में एनडीए ने बिहार में डेवलपमेंट और विकास किया है और अगर उसको कंपेयर करेंगे पिछले 15 साल से तो ये 15 साल एनडीए का आत्मनिर्भर है। जिस तरह देश आत्मनिर्भर हो रहा है उसी तरह बिहार आत्मनिर्भर हो रहा है। आप देखेंगे कि इस कोरोना काल में किस प्रकार से विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि अभी चुनाव नहीं हो। जब कॉलेज और स्कूल में बुस्कोल विद्यार्थी का बस्ता भारी होता है, जब एग्जामिनेशन के डेट्स होते हैं तो जिनकी कोई तैयारी नहीं होती है तो वो कहते हैं डेट बढ़ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और एनडीए ये कुल मिलाकर के इसका ऑर्गेनाइजेशनल काम
यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा उसके सदस्य हैं। हमारा बूथ स्तर पर है, पन्ना स्तर पर पन्ना प्रमुख हमारे हैं, सप्तऋषि हैं, शक्ति केंद्र है, और हम लगातार ऑर्गेनाइजेशनल, चूंकि हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद ए डिफरेंस, पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट और पार्टी विद ए मिशन, तो हमारा लगातार वर्चुअल कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है। और जो जनता है, वो जनता ने परफॉर्मेंस को देखा है एनडीए में, यानी कि नीतीश जी को और सुशील कुमार मोदी को और एनडीए कुल मिलाकर के एलजेपी को। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में एक हमारा चेहरा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए, तो सीधी सी ठीक है, हम बात है प्रतिक्रिया सबसे लेंगे एक एक करके, लेकिन एक बार विपक्ष के पास भी चलते हैं। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, ये बार बार सवाल उठ रहा था कि अगर एक ही दिन चुनाव होता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि अगर एक दिन चुनाव होता है तो बहुत समस्या आ सकती है, करोड़ों लोग एक साथ वोट करने निकलेंगे, मुश्किल होगी। 3 चरणों में चुनाव मतदान होने जा रहा है, संतुष्ट है आपकी पार्टी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब तारीखों का ऐलान हुआ है तो हम तो इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान हुआ है उसका स्वागत भी किया, हमारे नेता ने भी स्वागत किया है। और हर दल अपने अपने हिसाब से ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे, आने की बात बताते हैं। अब जिनको ही मौका मिलता आते हैं, 15 वर्ष हम भी रहे, 15 साल भी रहे, फिर रिन्यूअल होता है कि नहीं, 15 साल में लाइसेंस मिलता है कि दोबारा कि नहीं मिलता है, रूल कहता है कि नहीं कहता है, ये तो आने वाला कल है। लेकिन जो लोग यह आपके सामने अभी बोल दिए कि हम जो है उनके विश्वास पर खरा उतरे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी नीतीश जी के खड़ाऊ अपने माथे पर लेकर के चलने पर मजबूर और विवश है। सवाल ये उठता है कि इनके साथ में गठबंधन टूटा, 4 सरकारें 4 बार टूटी, हम उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जनता के आकांक्षाओं पर जो खरा उतरेगा, जनता निश्चित तौर पर उसको मौका देगी। जो हालात बिहार में उत्पन्न हुए हैं कोरोना काल के बाद, कोरोना काल से पहले, चाहे जो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, बेरोजगारी हो, या हमारे प्रवासी मजदूर जिस तरह से ठोकरे खाए हैं, बेरोजगारी का जो यहाँ का जो रेशियो है बिहार का वो 46% है, लगभग सब सकते हैं बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है बिहार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। सवाल है कि आप कंपेरिजन करेंगे लैंड ऑर्डर के सवाल पर 2005 या 2019 का कंपेरिजन करेंगे तो डबल आपके आंकड़े सामने है। वो हमारा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का। तो हमारा जो स्वाभाविक तौर पर जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की जो मेरी कोशिश है, क्वालिटी एजुकेशन का सवाल हो, हेल्थ में क्वालिटी होना चाहिए, सिर्फ आधारभूत संरचना बन जाना, इमारत बन जाना, सर्व शिक्षा अभियान का मामला यूपीए गवर्नमेंट में आया। ठीक है, मतलब पार्टी की तैयारी आपकी हो चुकी है ना, क्योंकि अभी से 1 महीने का लगभग वक्त है, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा, 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। देखिए, 28 अक्टूबर से शुरू होंगे, सेकंड 3 चरणों में चुनाव है। चुनाव के जो मापदंड हैं, वर्चुअल होंगे, रैली नहीं होगी, जो हमारे मानदंड बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, स्वाभाविक तौर पर अनुपालन सबको करना चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक संबोधन में इलेक्शन कमीशन ने स्वयं स्वीकार किया है कि 70 देशों ने चुनाव टाला है। फिर भी चूंकि बड़ा लोकतंत्र का पर्व है और बिहार एक बड़ी आबादी है, सघन आबादी है, जो बाढ़ और कोरोना से इसके बावजूद भी। चलिए, ठीक है, अंजू महाराज जी के पास चलते हैं। अंजू महाराज जी, बताइए, 3 चरणों में चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी संतुष्ट है, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, और बहुत सारी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं भी आज, मतलब भविष्य की अपनी योजनाएं भी उन्होंने बता दी कि क्या भविष्य में करने वाले हैं, जिसमें युवा शक्ति, उन्होंने खासतौर पर बोला है युवा शक्ति और बिहार की उन्नति, ये भी एक योजना होगी। 7 निश्चय, अगली 7 निश्चय योजना के बारे में उन्होंने बताया। जी बिल्कुल, जेडीयू हमारी पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने जो 3 चरण में या चुनाव कराने का जो भी प्रक्रिया अनाउंस किया, उससे हमारी पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है और हम खुश भी हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को इंश्योर किया आज घोषणा कर करके। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के आवाम से जो भी वादे किए हैं, जो कमिटमेंट किए हैं, चाहे हम 7 निश्चय की बात करें या हर घर बिजली पहुंचाने की उन्होंने बात कही थी, जो सड़कों की बात की थी, आधारभूत संरचना के विकास और न्याय के साथ सबका विकास, तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने किए गए तमाम कमिटमेंट को बिहार के आवाम जो उन्होंने किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। और फिर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा यूथ को लेकर के, और जो उन्होंने आज घोषणाएं की हैं और नेक्स्ट जो हमारा जो एजेंडा होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग इस चीज को जानते हैं और बिहार के आवाम भी विश्वास करती है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और इस बार भी जो उन्होंने कहा है उसे वो 100% वो पूरा करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट है आज इलेक्शन कमीशन ने जो भी घोषणा किया है उसको लेकर के। ठीक है, अब एक बार एलजेपी के पास भी चल लेते हैं।
क्योंकि एलजेपी का पहले तो ये बताइएगा राजेश वर्मा जी, मैंने जो आपका परिचय दिया था वो सही दिया था ना? क्योंकि मैंने कहा था कि ये 3 दल एनडीए के हैं। जी हेलो जी राजेश वर्मा जी, आ रही है? हाँ आवाज आ रही है राजेश वर्मा जी? जी हाँ, वो चुनाव को लेकर तो प्रतिक्रिया चाहेंगे ही, लेकिन अगर आप कह देंगे तो मैं अपनी गलती शायद सुधार भी लूंगा। आप कहे तो मैंने परिचय जो दिया था कि आप एनडीए के तीसरे धड़े हैं, तो मैं मान लूं ना कि सही मैंने कहा? जी अभी देखिए, ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने एक ईमानदार एनडीए घटक दल के नेता के होने के नाते उन्होंने कहीं भी कभी भी किसी के ऊपर भी कटाक्ष करने का काम नहीं किया है। एक ईमानदार एनडीए के साथी होने के नाते उन्होंने जहां जो कमी रही उसको बताने का काम किया, ताकि एनडीए हमेशा और मजबूत रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी केंद्र की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, उसमें और मजबूती मिले। जहां जो कमी रह गई है या जहां जो कमी लग रही थी उसको उन्होंने बताने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता है कि यदि एक एनडीए का ईमानदार साथी होने के नाते अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ कहा है तो उसमें कहीं भी कोई इफ एंड बट का सवाल है। बाकी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का है। हम सभी कार्यकर्ता हैं, जो उनका आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। तो अभी आपका क्या लगता है कि चुनाव का जो ऐलान हुआ है, तो चुनाव में कितनी आपकी तैयारी है, और वो तैयारी अकेले दम पर है या फिर पूरे एनडीए को मिलाकर आप अभी बताएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मुहिम है, जो विजन है, उसके तहत सभी जिलाओं में युवाओं की एक टोली खड़ी की है और पूरी तरीके से एक नए विजन के साथ जहां जो कमी रही उसको बताने का काम किया और कैसे बेहतर हो उस विजन को भी बताने का काम आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने किया है। जहां पर अभी इस पूरे कोरोना काल में आप देख सकते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ कमी रही तो उन्होंने बताने का काम किया। जहां प्रवासी मजदूर कहीं फंसे रहे, जहां बाहर स्टूडेंट फंसे रहे, उन्होंने वो बताने का काम किया। और साथ ही साथ अभी जेईई और नीट की जब एग्जाम हो रही थी तो उस वक्त एक लोक जनशक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश पूरे बिहार के सभी जिला के हमारे कार्यकर्ताओं को था कि किसी भी जेईई नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो। इसके लिए जहां भी उनको वाहन की आवश्यकता हो वाहन उपलब्ध कराया जाए, या उनके आने जाने में जो भी सुविधा हम लोग को उनको देने की जरूरत है वो हम लोग को देने का काम किया जाए। नहीं तो इसको किस तरीके से देखा जाए भाई? देखिए, चुनाव का ऐलान जब हो चुका है, आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे, क्या माना जाए कि सरकार से आप संतुष्ट नहीं है, या फिर केंद्र सरकार ने अगर फैसला किया एग्जाम होंगे, आप कह रहे हैं कि हमारे निर्देश था कार्यकर्ताओं को कि किसी को तकलीफ ना हो, आपको तैयारियों पर भरोसा नहीं था कि जो केंद्र सरकार ने तैयारियां की थी या प्रदेश सरकार ने जो तैयारी की थी? नहीं, तैयारियों पर भरोसा था, लेकिन इस बात की जानकारी आपको भी है, रेल मार्ग पूरी तरीके से बंद था और जेईई के कारण जिलों में, एक जिलों से दूसरे जिलों में जाने में जो बच्चों को तकलीफ थी, हर लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे। जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते थे उनके लिए वाहनों की व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उपलब्ध कराई थी। हमें केंद्र सरकार की हर योजनाओं पर पूरा भरोसा है और हम किसी भी सकारात्मक मुहिम को कभी भी हम मुझे नहीं लगता है या हम या हमारे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास फिर एक बार आऊंगा और उसके बाद सवाल लूंगा, क्योंकि अभी तक स्टैंड अगर आपका क्लियर नहीं है तो चुनाव में आप तैयारी कैसे करेंगे? एक भी स्टेटमेंट या एक भी ट्वीट चिराग पासवान का अब तक ऐसा नहीं आया है जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया हो कि हाँ, वो हम एनडीए के साथ मिलकर प्रचंड जीत हासिल करेंगे, या जो दावे किए जाते हैं वैसा भी दावा नहीं। तो ये थोड़ा संशय पैदा करता है। खैर, एक बार राजेश राठौर साहब से प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर उसके बाद हम सबके पास वापस फिर चलेंगे। राठौर साहब, कांग्रेस की क्या तैयारी है और बाकी गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की तैयारी चुनाव के मद्देनजर हो या न हो, लेकिन जनता की सेवा में उस दिन से है जिस दिन से कोरोना काल में बिहार के जनता को, बिहार जो प्रवासी आप कहते हैं, बिहार के बच्चे जो बाहर फंसे हुए थे, बिहार के काम करने वाले बाहर श्रमिक फंसे हुए थे, उनको जब बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री छोड़ दिए, तब से सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनको घर लाने का काम किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो उनको घर हम कांग्रेस पार्टी के पैसे में भेजेंगे, और हमारा एक प्रयास रहा कि उनको घर तक पहुंचाए, लेकिन प्रधानमंत्री
छोड़ दिए और बिहार के मुख्यमंत्री 90 दिन तक घर में सोए रहे। बिहारी बच्चों को जो अलग अलग तरीके से वीडियो वायरल हो रहे थे, छोटी छोटी बच्चियां 18 साल 22 साल 16 साल को कोटा से लेके अन्य जगहों में फंसी थी, मुख्यमंत्री उसे आने से मना कर दिया। और क्या उनके बच्चे होते तो छोड़ देते, उनकी बच्ची होती तो छोड़ देते, नहीं छोड़े। तो मैंने एक्चुअल सेवा में रहा। अब चुनाव आयोग का निर्देश आया है, जो निर्देश है वर्चुअल रैली करनी है, वर्चुअल मीटिंग करनी है, वो सब हम लगातार अभी देखे कि हमने लगभग 88 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महारैली की। और उसी दिन की जिस दिन नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य में किया 7 तारीख को, मैंने मात्र एक जिले में किया 8 विधानसभा क्षेत्रों में, उनके पूरे राज्य में 4 लाख 4.5 लाख लोग जुटे और मेरे एक जिला में 10.5 लाख लोग जुटे। तो इस प्रकार के समर्थन हमें प्राप्त है। दूसरा कि बिहार की जनता किसके साथ जाएगी? बिहार की जनता कभी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाएगी जो उनके वोटों का दुरुपयोग करे। यह बिहार का इतिहास रहा है कि अपने बेटी, अपनी बहन और अपने वोट की रक्षा एक समान किया है। एक भी वोट के लुटेरे को बूथ पे वोट नहीं लूटने दिया है। लेकिन जो व्यक्ति करोड़ों वोट को रातों रात लूट लिया हो, उसके साथ क्या बिहार की जनता कभी जाएगी? कतई नहीं जाएगी। गठबंधन और महागठबंधन चलिए, अब प्रतिक्रिया सबकी लेंगे। सबसे हमने टिप्पणी ले ली है, अब प्रतिक्रिया का दौर शुरू करते हैं। आपने कुछ बातें कही हैं जो मैं बीजेपी और जेडीयू से रिएक्शन लूंगा। शमशी साहब, बिहार में कितने लोग थे, बिहार में कितने लोग थे जिनको कांग्रेस लेकर आई वापस? बार बार अपमानित किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं कि एनडीए का वोट लेते हैं तो महागठबंधन में चले जाते हैं, महागठबंधन का वोट लेते हैं तो एनडीए में चले जाते हैं। इसलिए जनता ने पहले विचार कर दिया है। ठीक है, मैं फिर आता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, दोबारा वोट को बेच ले, दोबारा फिर आऊंगा। शमशी साहब, पहला तो एक दावा कर रहे हैं राजेश राठौर साहब, चूंकि अब देखिए सब लोग अपना अपना हिसाब किताब देंगे कि हमने जनता की इतनी सेवा की, हमने ऐसे सेवा की ताकि हमें वोट मिले। कांग्रेस कितने लोगों को बिहार में लेकर आई है? कांग्रेस कह रही है कि हमने तय किया कि हम अपने खर्चे पर लेकर जाएंगे और बिहार के लोगों को हमने तय किया था कि वापस लाएंगे और लेकर आए। यह कांग्रेस का दावा है कि वो लेकर आए हैं बाहर से लोगों को। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी है। जब हमारे सुशील कुमार मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया तो 1,500 से ज्यादा ट्रेनें चली, प्रवासी मजदूर बिहार आए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको दशहरा और छठ तक के लिए उनको मुफ्त भोजन का इंतजाम किया। तो कांग्रेस जो बोल रही है, 29 साल बिहार में कांग्रेस रही और इनके 23 मुख्यमंत्री बदले गए, तो कांग्रेस को तो अपने गरीबों नहीं, बिहार में 29 राज्यों की बात नहीं करूंगा। क्या बिहार में कांग्रेस ने कुछ लाने ले जाने का खर्च दिया या कांग्रेस ने कोई सुविधा मुहैया कराई थी, जो दावा राजेश राठौर साहब का है? भाई, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है वो क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं कि 29 साल कांग्रेस की हुकूमत रही बिहार में, हर 23 दिन के मुख्यमंत्री रहे। और ये क्या ये देखे नहीं, जब मुख्यमंत्री छोड़ दिए गुजरात में भाजपा के लोग पैसा सुन रहे थे, तब बोलिएगा एक तरफ बिहारी तरफ तरस रहा था, गुजरात के मंत्री उसकी दुर्दशा होगी, पैसे ले रहे हैं, दुर्दशा होगी पूरे देश से। गुजरात कांग्रेस ने आज भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है, बिहार के कांग्रेस मुक्त हो रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस वोट लेने में बिहारी कहलाते हैं, कांग्रेस मुक्त हो रहा है, बिहार कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी बिहारी कहलाते हैं। जीरो पर कांग्रेस आउट हो रहा है, कांग्रेस मुक्त हो रहा है, कांग्रेस छोड़ दिया, पूरे देश ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, शमशी साहब, राठौर साहब, शमशी साहब, एक मिनट हो गया। राठौर साहब, शमशी साहब, एक मिनट। शमशी साहब, राठौर साहब प्लीज। ठीक है, राठौर साहब, शमशी साहब, एक मिनट रुकिए। अंजू महाराज जी, एक मिनट। शमशी साहब, अच्छा एक मिनट। अंजू महाराज जी, आप बताइए जरा, क्या कांग्रेस ने बिहार में जो प्रवासी मजदूर लौटे थे, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस मुक्त है। राठौर साहब, शमशी साहब, राठौर साहब, सरकार टूटता है क्यों? कि विपत्ति में साथ दे, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम शक्ति यादव जी के पास चलेंगे। मैं आवाज बंद करूंगा प्लीज। शक्ति यादव जी, जरा बताइएगा,
कांग्रेस का ये दावा या ये जो दावेदारी चल रही है, चूंकि कोरोना काल है और कोरोना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस ने कोई मदद की थी किसी को लाने में, या किसी विपक्षी दल ने, जो ये दावा किया जा रहा है? देखिए अभिषेक जी, सिर्फ कोरोना काल का ही चर्चा मत करिए। कोरोना एक बड़ा काल है, वैश्विक संक्रमण है, और हमारी सरकार की लापरवाही से बिहार में हालात बिगड़े, देश में हालात बिगड़े, ये सत्य है। और आपके पास फुटेज है ना कि नेता प्रतिपक्ष ने या कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां जिन राज्यों में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे थे, उसको लाने में महती भूमिका अदा की है। आप याद करिए, एक बात आप जान लीजिए, याद भी करिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब बिहार में घुसने नहीं देंगे। लोगों में असंतोष था, गुस्सा था, और आपने इन सवालों को लेकर के आप स्वयं चैनल पर कहा था कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए कि आखिर आपके मजदूर जो बाहर काम करने गए हैं वो कैसे रह पाएंगे। नहीं शक्ति यादव जी, शक्ति यादव, नहीं, बयान ऐसा बयान नहीं था, कोई ऐसा बयान नहीं था कि हम घुसने नहीं देंगे बिहार में। उन्होंने, देखिए, नहीं, मैं बयान आपको कोट कर सकता हूं। उन्होंने कहा था कि इस वक्त प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार कह रही है कि जो जहां है वहीं रहे तो बेहतर होगा, लेकिन आप जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि बिहार में मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा, ये इस तरह का कोई बयान नहीं आया था। जुटला रहे हैं, ये कौन सा एकरारनामा तय हो गया कि आप इन बातों को जुटला रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप नहीं, गलत आरोप, ना, बिल्कुल नहीं, आप बयान को गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने कब कहा कि बिहार जो आ रहे हैं उनको घुसने नहीं देंगे? कब ये बयान आया था? कहा कि हम घुसने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर, और आपने पत्र जारी किया। ठीक है, अंजुम आरा जी से आपका जवाब ले लेते हैं। अंजुम जी, ऐसा बयान मुख्यमंत्री का आया था कि बिहार में घुसने नहीं देंगे जो लोग आ रहे हैं? नहीं, देखिए अभिषेक जी, विपक्ष का जिस तरह से स्टेटमेंट आता है, ये इससे स्पष्ट है कि ये मेंटली बैलेंस इनका कोलैप्स कर चुका है। जिस तरह से ये कह रहे हैं प्रवासी हमारे जो मजदूर थे बिहार के बाहर नहीं आने दिया गया, ये सरासर झूठा और गलत बयान है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने विलंब किया लाने में, जिसकी वजह से विपक्ष को मौका मिला ये बोलने का? नहीं अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाईली कमिटेड और डेमोक्रेटिक तरीके से और लीगल तरीके से काम करने में उन्होंने हमेशा यकीन किया है। आप याद करिए, जो लॉकडाउन के प्रोविजंस कहीं ना कहीं वो बाध्य कर रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इंटरेक्ट करके बात करके उन्होंने आग्रह किया। नहीं, अंजुम आरा जी, ये एक सच है कि शुरू में, नहीं, ये तो सच है कि सरकार ने पहले मना किया था। देखिए, एक बात, शक्ति यादव जी अपने तरीके से वो बयान दे रहे हैं, लेकिन ये सच है कि सरकार ने पहले मना किया था और विपक्ष ने बहुत प्रेशर बनाया था। ये सरकार ने भी माना। सरकार के तमाम मंत्री हमारे चैनल पर बैठकर कहे हैं कि विपक्ष ने हम पर दबाव बना दिया था कि नहीं, लेकर आना है। अभिषेक जी, आप ये भी तो याद करिए, लॉकडाउन के प्रोविजंस क्या आने की इजाजत दे रहे थे क्या? ठीक है, लॉकडाउन के प्रोविजंस बाध्य कर रहे थे रोकने। ठीक है, शक्ति यादव जी आप अपनी बात पूरी करिए संक्षेप में ही थोड़ा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। शक्ति यादव जी, बसों के माध्यम से हम लोगों ने लाखों प्रवासी मजदूरों को लाया, क्वारंटीन किया, उन्हें वहां पे आपको लेकर चले गए यूपी से। लोगों को लॉकडाउन का कौन तोड़ा? आप चले जाइए, आप यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी ने लॉकडाउन कैसे तोड़ा, नियमों को तोड़ा, सब भर भर के मंगा रहे थे। रांची के मुख्यमंत्री ने मंगाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, और बॉर्डर पर सख्त किया, और आपने भी इसको पैकेज के रूप में चलाया और आपके रिपोर्टरों ने दिखाया। नहीं, देखिए, जो मैंने बताया वो मैंने अभी भी कहा कि उनके मंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार लाने से पहले मना कर रही थी, विपक्ष का दबाव था। देखिए, प्रॉब्लम होता क्या है कि तथ्यों के आधार पर ही बात होनी चाहिए। मैं कतई तथ्य से इतर होकर के बात करना नहीं चाहता। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात रखने का, ठीक है, सरकार में कौन आएगा नहीं आएगा वो जनता तय करेगी, और जनता मत देगी उनके कार्यों पर, यही सवालों पर। लेकिन जो ये सवाल एक बड़ा है कि हमारा इस राज्य के अंदर में कोरोना काल में लोग दर की ठोकरें ही नहीं खाए, आपने दिखाया। आपके शो में मैं शामिल हुआ और उसमें आपने कहा भारत सरकार के इनके टीम ने इनके सवाल, इनके ऊपर, इनके कार्यक्रमों पर सवाल खड़ा किए, व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। चलिए, हमारे पास अब वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा, इसलिए हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। माफी चाहूंगा। आप दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन समय हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात विभाग में शामिल होने के लिए। फिलहाल इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, 3 चरणों में चुनाव होंगे, मतदान, और 10 नवंबर को मतगणना। नमस्कार।